नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज का विषय है वैदिक व सनातन परंपराओं में एक गोत्र में शादियों को मना किया गया है। आइए आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पुत्री को अपने पिता का गोत्र क्यों नहीं प्राप्त होता, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। आप सब जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। इनकी संतति में माना हो कि पुत्र हुआ XY गुणसूत्र, अर्थात इस पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से ही आया है। यह तो निश्चित ही है, क्योंकि माता में तो Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। और यदि पुत्री हुई तो XX गुणसूत्र, यानी यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं। पहला, XX गुणसूत्र। XX गुणसूत्र अर्थात पुत्री। अस्तु XX गुणसूत्र के एक जोड़े में एक X गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा X गुणसूत्र माता से आता है तथा दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बना लेती है, जिसे क्रॉसओवर कहा जाता है। दूसरा, XY गुणसूत्र। XY गुणसूत्र अर्थात पुत्र, यानी पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में Y गुणसूत्र है ही नहीं और दोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होता। केवल 5% तक ही होता है और 95% Y गुणसूत्र ज्यों का त्यों इंटैक्ट ही रहता है। तो महत्वपूर्ण Y गुणसूत्र हुआ, क्योंकि Y गुणसूत्र के विषय में हमें निश्चित ही है कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी Y गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। वैदिक गोत्र प्रणाली और Y गुणसूत्र, अब तक हम यह समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली Y गुणसूत्र पर आधारित है अथवा Y गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है तो उस व्यक्ति में विद्यमान Y गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है, या कश्यप ऋषि उस Y गुणसूत्र के मूल है। क्योंकि Y गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पति के गोत्र से जोड़ दिया जाता है। वैदिक हिंदू संस्कृति में एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि एक ही गोत्र से होने के कारण वह पुरुष व स्त्री भाई बहन कहलाएंगे, क्योंकि उनका प्रथम पूर्वज एक ही है। परंतु ये थोड़ी अजीब बात नहीं कि जिन स्त्री व पुरुषों ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं और दोनों अलग अलग देशों में, परंतु एक ही गोत्र में जन्मे, तो वे भाई बहन हो गए। इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। आज के आनुवांशिक विज्ञान के अनुसार यदि समान गुणसूत्र वाले दो व्यक्तियों में विवाह हो तो उनकी संतति आनुवांशिक विकारों के साथ उत्पन्न होती है। ऐसे दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार आदि में कोई नयापन नहीं होता। ऐसे बच्चों में रचनात्मकता का अभाव होता है। विज्ञान द्वारा भी इस संबंध में यही बात कही गई है कि सगोत्र शादी करने पर अधिकांश ऐसे दंपतियों की संतानों में आनुवांशिक दोष अर्थात मानसिक विकलांगता, अपंगता, गंभीर रोग आदि जन्मजात ही पाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन्हीं कारणों से सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। इस गोत्र का संवहन यानी उत्तराधिकारी पुत्र को एक पिता प्रेषित न कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का पानी ग्रहण कर भावी वर अपने कुलगोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण था कि उस समय विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुलगोत्र प्रदान करने वाला पति तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। इसलिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास ध्यान दिया जाता और मांगलिक कन्या होने पर ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। आत्मज या आत्मजा का संधि विच्छेद जो कीजिए
आत्म प्लस ज अथवा आत्म प्लस जा। अर्थात मैं, ज या जा बराबर जन्मा या जन्मी, यानी मैं ही जन्मा या जन्मी हूँ। यदि पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। यदि पुत्री है तो 50% पिता और 50% माता का सम्मिलन है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो वह DNA 50% का 50% रह जाएगा। फिर यदि उसके भी पुत्री हुई तो उसे 25% का 50% DNA रह जाएगा। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में पुत्री जन्म में यह प्रतिशत घटकर 1% रह जाएगा। अर्थात एक पति पत्नी का ही DNA 7वीं पीढ़ी तक पुनः पुनः जन्म लेता रहता है, और यही है 7 जन्मों का साथ। लेकिन जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% गुणों को आनुवांशिकता में ग्रहण करता है, और माता का 5%, जो कि किन्हीं परिस्थितियों में 1% से भी कम हो सकता है, DNA ग्रहण करता है। और यही क्रम अनवरत चलता रहता है, जिस कारण पति और पत्नी के गुणों युक्त DNA बारंबार जन्म लेते रहते हैं। अर्थात यह जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है।